ये मुमकिन नहीं है कि हर वक्त मेहरबान रहे ज़िंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास क्लास है आज 30 नंबर की। इससे पहले हमने देख ली थी क्लासेज 29 वीडियो आपने नहीं देखे अभी तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के, जो कक्षा 11-12 के लिए कॉमन रूप से पुस्तक चला करते रहिए, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 3 बजे वाली क्लास, 3 PM वाली क्लास भी अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, जिसके अंदर तुलसीदास साहब का जो दूसरा अध्याय है कक्षा 10 की क्षितिज का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा नहीं देखी तो। प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम द्विवेदी काल चल रहा है अपने, उसके अंदर आज हम गद्य साहित्य को देखेंगे और द्विवेदी कालीन जो गद्य साहित्य के जितनी भी विधाएं हैं, कौन कौन सी विधाओं में कौन कौन सी रचनाएं हुई है, उनको देखेंगे। एक एक चीज़ है जो नोट करते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है। इस युग में गद्य साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया। गद्य की लगभग सभी विधाएँ जो है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, उन सभी विधाओं का इस काल में विकास हुआ, साहित्य सृजन हुआ। साहित्यकारों के मन पर राष्ट्र की जो प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना है उसका प्रभाव पड़ा। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना प्रतिबिंबित हुई। तो राष्ट्रीय चेतना प्रतिबिंबित होना द्विवेदी कालीन एक प्रमुख विशेषता भी है। इस युग में साहित्य की प्रत्येक विधा में व्यापक राष्ट्रीय जागरण और सुधार की भावना है जो देखने को मिलती है। नाट्य साहित्य, सबसे पहले लिख लीजिए आप, नाट्य साहित्य। द्विवेदी युग में नाटक अपेक्षाकृत कम ही लिखे गए वैसे, लेकिन इस काल के नाटकों को 6 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। कम लिखे गए नाटक, लेकिन फिर भी नाटकों को 6 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें एक तो पौराणिक नाटक आ जाता है पहला, तो एक ऐतिहासिक नाटक आ जाता है, एक आ जाता है आपके सामयिक उपादानों पर रचित नाटक, एक रोमांचकारी नाटक और प्रहसन और अनुदित नाटक। नाटक को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि राम और कृष्ण से जुड़े हुए संबंधित पौराणिक नाटकों में हम बात करें तो राधाचरण गोस्वामी का श्रीदामा 1904। राधाचरण गोस्वामी साहब का कौन सा नाटक है? पौराणिक नाटक श्रीदामा, ठीक है, लिखते चलिए। शिवनंदन सहाय का है सुदामा। तो राधाचरण गोस्वामी साहब का तो श्रीदामा और शिवनंदन सहाय का है सुदामा 1907। नारायण मिश्र का कंसवध, ये पौराणिक नाटक है, पौराणिक कथाओं से संबंधित। नारायण मिश्र का क्या है? कंसवध। राम नारायण मिश्र का है जनकबाड़ा। गंगा प्रसाद का है रामाभिषेक, गंगा प्रसाद का रामाभिषेक। गिरधारी लाल का है राम वन यात्रा। नारायण सहाय का है रामलीला और राम गुलाम का है धनुष यज्ञ लीला। ये उल्लेखनीय है, ठीक है। तो राम और कृष्ण से संबंधित ये नाटक है, पौराणिक नाटक। अन्य पौराणिक नाटकों में हम बात करें तो महावीर सिंह साहब का, आराम से लिख लीजिएगा आप। कल किसी ने कमेंट किया था कि हम लिखने में पीछे रह जाते हैं, तो वीडियो को आप पॉज कर लिया करें, फिर लिख लिया करें। अगर साथ साथ में नहीं लिखा तो वीडियो रोक लिया करें, फिर लिख लिया करें, फिर प्ले कर लिया करें। तो राधाचरण गोस्वामी साहब का श्रीदामा, शिवनंदन साय का सुदामा, नारायण मिश्र साहब का कंसवध, राम नारायण मिश्र साहब का जनकबाड़ा, गंगा प्रसाद साहब का रामाभिषेक और गिरधारी लाल का राम वन यात्रा, नारायण सहाय का रामलीला, राम गुलाम साहब का धनुष यज्ञ लीला, ये उल्लेखनीय 1912। अन्य पौराणिक नाटकों में हम बात करें तो महावीर सिंह का नल दमयंती, ये पौराणिक नाटक। नल दमयंती किसका? महावीर सिंह साहब का। बालकृष्ण भट्ट का वेणु संहार 1909, ये पूछा गया कई बार। लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी, किसका? उर्वशी लक्ष्मी प्रसाद का, ये भी पूछा गया। जयशंकर प्रसाद साहब का करुणालय 1912, ये भी पूछा गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी साहब का कृष्णार्जुन युद्ध 1918, ये भी पूछा गया है। तो ज़्यादातर जो सवाल है नाटकों के, यूँ तो नाटक, कहानी, आलोचनाएं बहुत सारी है, बहुत सारे रचनाकारों की, लेकिन प्रमुखतया इस पुस्तक से हैं जो देखने को मिल जाएंगे आपको। ये नाटक उपदेशात्मक अधिक हैं। ऐतिहासिक नाटकों में ये तो हो गए, तो ऊपर पौराणिक नाटक, तो ऊपर तो आपने लिख लिया होगा पौराणिक नाटक। अब यहाँ पर लिख लीजिए नीचे ऐतिहासिक नाटक। 6 कैटेगरी में बांटा था हमने,
नाटकों को इस काल में। तो ऐतिहासिक नाटकों में लिखिए गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल, गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल। 1903 वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल, वृंदावन लाल वर्मा का क्या, सेनापति उदल। बद्रीनाथ भट्ट साहब का चंद्रगुप्त, यह ऐतिहासिक नाटक है, चंद्रगुप्त बद्रीनाथ भट्ट साहब का। जयशंकर प्रसाद का राज्यश्री माफ़ कीजिएगा, राज्यश्री, ये पूछा गया है। वस्तुतः हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात प्रसाद से ही हुआ है। बात करें हिंदी साहित्य के अंदर ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रपात किससे माना जाता है, तो प्रसाद से ही माना जाता है। सामयिक उपादानों पर लिखिए, सामयिक नाटक, सामयिक उपादानों पर आधारित नाटकों में हम बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा। तो सामयिक उपादानों में प्रताप नारायण मिश्र साहब का भारत दुर्दशा, भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह और जीवानंद शर्मा का भारत विजय। कृष्णानंद जोशी साहब का उन्नति कहाँ से होगी और मिश्र बंधुओं का नेत्रोन्मिलन, ये पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। मिश्र बंधु साहब का सामयिक उपादानों पर आधारित था नेत्रोन्मिलन, ये नाटक है जो उल्लेखनीय है। इन नाटकों में तत्कालीन जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो विकृतियाँ थी उनको उभारने की चेष्टा है जो की गई है। वहीं आगे हम बात करें रोमांचकारी नाटक, लिखिए रोमांचकारी नाटकों में बात करें तो रोमांचकारी और अलौकिक घटनाओं के केंद्र में रखकर पारसी रंगमंच की दृष्टि से ये लिखे गए, इन्हें मंचीय नाटक भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, रोमांचकारी नाटकों को और क्या कहा जाता है, मंचीय नाटक भी कहा जाता है। ये व्यवसायी नाटक मंडलियों के लिखे गए हैं व्यवसाय हेतु। रोमांचकारी नाटकों में मोहम्मद मियाँ का रौनक किस प्रकार का नाटक है, एक मंचीय नाटक, एक रोमांचकारी नाटक है। तो किस प्रकृति में आता है वो भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा नाटक है नहीं, याद हो जाएंगे, एक दो बार करोगे तब। रोमांचकारी नाटकों में मोहम्मद मियाँ का रौनक, हुसैन मियाँ का ज़रीफ़, ठीक है, मुंशी विनायक प्रसाद साहब का तालिब और सैयद मेहंदी हसन का एहसान, आगा मोहम्मद का हश्र, ये उल्लेखनीय है, ठीक है। इन नाटककारों में राधेश्याम कथावाचक का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने नाटकों को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए पर्दों की जो तड़क भड़क और वेशभूषा है कि चमक दमक के साथ दृश्यों में अद्भुत तत्वों का समावेश किया। किसने, राधेश्याम कथावाचक ने। जैसे कि आकाश मार्ग से देवताओं का जाना, तारों का टूटना, पुष्प वर्षा करना, खंभों का टूटना और उनमें से पात्रों का निकलना। इस युग में कुछ प्रहसन भी लिखे गए, जिनमें से बद्रीनाथ भट्ट का चूकी की उम्मीदवारी, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव साहब का उलटफेर प्रहसन है, और नोक झोंक प्रमुख है ये, ठीक है, नोक झोंक और उलटफेर 1918 में। इस युग में संस्कृत और अंग्रेजी और बंगला से कुछ नाटकों का अनुवाद भी हुए, अनुदित भी नाटक मिलते हैं। जैसे कि संस्कृत से श्री सदानंद अवस्थी ने नागानंद 1906 में, लाला सीताराम ने मृच्छकटिक 1913 और कविरत्न सत्यनारायण ने उत्तर रामचरित का अनुवाद जो किया था, ठीक है मामला। फ्रांस के वहीं प्रसिद्ध नाटककार कौन, मोलियर के नाटकों को लल्ली प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने अंग्रेजी के माध्यम से जो अनुवाद किया था, ठीक है मामला। तो ये तो हो गया अपने नाटकों का सिलसिला। भारतेंदु इसके द्विवेदी युग के गद्य साहित्य के अंदर नाटकों का मामला खत्म। अब हम बात करते हैं इस काल में उपन्यासों की। तो इस पैरा को आप अच्छे से देखिएगा, एक एक चीज़ नोट कीजिएगा, तभी हम संक्षिप्त जो इतिहास है, साहित्य इतिहास, इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं 20-20, 25 मिनट की क्लास में, ताकि जितना नोट डाउन करो उसको आप एक दो बार अगले वीडियो से पहले, अगले दिन से पहले रिवाइज कर लो, ताकि खोपड़े में चीज़ें छपती जाए थोड़ी, क्योंकि किताब आराम से पूरी हो जाएगी अपनी ये। इस काल में उपन्यास नाटक की अपेक्षा अधिक लिखे गए। द्विवेदी युग में उपन्यास क्या है, नाटकों की ज़्यादा अपेक्षा बनिस्बत क्या ज़्यादा लिखे गए। इस काल के लेखकों और पाठकों की प्रवृत्ति कुतूहल, रहस्य
और रोमांच के माध्यम से मनोरंजन करने में जो अधिक रही है। सामाजिक जीवन की यथार्थ समस्याओं को लेकर गंभीर उपन्यासों की रचना इस युग में क्या है, कम हुई है। इस युग में तिलिस्मी अय्यारी, जासूसी, अद्भुत घटना प्रधान, ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास जो है अधिक लिखे गए। तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों की परंपरा देवकीनंदन खत्री द्वारा भारतेंदु युग से आरंभ की गई। तो तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है? भारतेंदु युग में देवकीनंदन खत्री साहब से प्रारंभ होती है। 1861 से 1913 इनका समयकाल रहा, जो कि द्विवेदी युग में जीवित रही। खत्री जी के काजर की कोठरी 1902, खत्री जी का है ये काजर की कोठरी, देवकीनंदन खत्री साहब का। अनूठी बेगम, ध्यान में रखिएगा, देवकीनंदन खत्री लिख लीजिए, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1906, भूतनाथ प्रथम 6 भाग 1906 आदि उपन्यास है जो प्रकाशित हुए। और ये किस प्रकार के थे? तिलिस्मी अय्यारी के उपन्यास थे, जादू टोने वाले इस प्रकार के कुछ। और हरे कृष्ण जौहर ने मयंक मोहिनी या माया महल, मयंक मोहिनी या फिर माया महल इस नाम से मिलता है, हरे कृष्ण जौहर साहब का 1901, कमल कुमारी 1902, निराला नकाबपोश, भयानक खून आदि तिलिस्मी उपन्यास लिखे। किसने? हरे कृष्ण जौहर ने। वहीं हम बात करें आगे, एरो लगा के लिखते चलिए, किशोरी लाल गोस्वामी ने तिलिस्मी शीश महल, किशोरी लाल गोस्वामी ने क्या लिखा? तिलिस्मी शीश महल 1905। रामलाल वर्मा पुतली महल 8 में। इसी वर्ग के रचनाएं हैं, यानी तिलिस्मी प्रकार की उपन्यास हैं। आगे चलकर देवकीनंदन खत्री के सुपुत्र कौन? दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ के शेष भागों को लिखकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो भूतनाथ के केवल 6 भाग तो है जो देवकीनंदन खत्री ने लिखे, और आगे के जो है वो उनके सुपुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखे हैं। आगे हम बात करें तो जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहेमरी ने किया था। विशेष लाइन है, लिख लीजिए एरो लगा के। ये पूछा गया है सवाल भी कि जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो गोपाल राम गहेमरी के द्वारा किया गया। ठीक, 1866 से 1946 इनका समयकाल। गहेमरी जी अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डायल से प्रभावित है। ये भी पूछा गया है, एरो करके लिख लीजिए। ये पंक्ति भी पूछी गई है कि गोपाल राम जासूसी उपन्यासकार गोपाल राम जो गहेमरी है वो किससे प्रभावित थे? तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे कौन? आर्थर कॉनन डायल। ये भी जासूसी उपन्यासकार थे, इनसे ये प्रभावित थे। ठीक है, तो ये भी लाइन भी पूछी गई है। आर्थर के उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट, ये आर्थर के ए स्टडी इन स्कारलेट 1887 और का इन्होंने गोविंद राम 1905 से अनुवाद किया। लिख लीजिए, आर्थर साहब का उपन्यास था क्या? ए स्टडी इन स्कारलेट। इसका इन्होंने अनुवाद किस नाम से किया? गोविंद राम से किया था। ठीक है। सरकटी लाश 1900 में, चक्करदार चोरी 1901, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, इंद्रजालिक जासूस, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी, ये इनके प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास हैं। तो सब में जासूस जासूस नाम आए तो इनमें तो कुछ ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं याद करने, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए आप।